नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 23 का बजट पेश हो चुका है और आहट 2024 की है। इसीलिए हर बार की तरह एबीपी न्यूज अपनी परंपरा निभाते हुए बजट के अगले दिन आपके लिए आसान भाषा में बजट से देश को क्या मिलने वाला है, आपकी जेब में क्या आने वाला है या आपसे सरकार ने क्या वापस ले लिया है, इस पर बातचीत होती है। फिर कह रही हूं, बड़े सरल लहजे, सरल अंदाज में ये बातें होती है, क्योंकि आंकड़े और गणित जो है वो देश की जनता अगर समझना चाहती है तो उसे ऐसे जैसे अपने घर में किसी से बात कर रही हो, लेकिन इसके राजनीतिक माने भी है और आप जानते हैं राजनीति बड़ी जटिल है। दो खास मेहमान इस वक्त यहाँ स्टेज पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि दोनों अपनी अपनी सरकारों में, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, बहुत अहम भूमिका निभा चुके हैं। केंद्र की सरकारों में अहम भूमिका निभाते हुए देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का दोनों ने अथक प्रयास किया है और इसीलिए इस बजट को दोनों अपने ही चश्मे से, आईने से आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी, मनीष तिवारी जी, जो कि कांग्रेस के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब को, जो कि स्टेज पर आएंगे और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सरल अंदाज में, जैसा हम कह रहे हैं, सवालों की बौछार होगी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मनीष जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि बजट मोदी 2.0 में बीजेपी की तरफ से पेश हुआ है। आपने इस बजट को कैसे आंका? देखिए, बुनियादी बात जो है कि सरकार ने 45 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। इसमें से 17,85,000 करोड़ अनफंडेड है, जो वित्तीय घाटा है या बजट डेफिसिट है। अब सरकार ये कहती है कि हम बाजार में जाएंगे और बाजार से लगभग 11 लाख करोड़ रुपया उठाएंगे इस वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए। इसका तात्पर्य ये है कि अगर सरकार आज की आर्थिक परिस्थिति में मार्केट से पैसा उठाएगी, जबकि मंदी के कारण, जो रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही है उसके कारण इतना बाजार में पैसा है नहीं, तो जो निजी कंपनियों को ऋण की ज़रूरत है अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो पूरी तरह से, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, क्राउड आउट हो जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि सरकार ने जो सरकारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया। तो इसका ये मतलब है कि जो 2019-20 में जब ये सरकार दूसरी बारी बनी थी, तो इन्होंने जो नीति अपनाई थी कॉरपोरेट इनकम टैक्स में रियायत देके कि निजी निवेश होगा देश में और उससे अर्थव्यवस्था चलेगी, वो जो सिद्धांत था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और जब तक आपके निजी निवेश नहीं होगा, सिर्फ सरकारी पैसा खर्च करके आप अर्थव्यवस्था को चला नहीं सकते। और अगर आप सरकारी पैसा, अगर 10 लाख करोड़ रुपया आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो जो पैसा है वो आपके सुरक्षा के क्षेत्र से जाता है, जो आपकी सामाजिक स्कीम्स हैं वो अंडर फंड होती हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर ये बजट इस बात की एडमिशन है कि जो नीति 2019-20 में अपनाई गई थी कि हम निजी निवेश के द्वारा इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, वो पूरी तरह से विफल हो गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला जो आपका फॉर्मूला है, जो आपने अपनी सरकार के आने के बाद से ही शुरू कर दिया, पहले 5 फिर 7 और आज की तारीख में 10, कैपेक्स को लेकर वो फॉर्मूला मनीष जी कह रहे हैं कि फेल दिख रहा है कंप्लीटली। ऐसा है, कैपेक्स से पहले क्या बनता है? जब पहले 14 के पहले हार्डली 1-1.5 लाख करोड़ रुपया होते थे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, आज 10 लाख करोड़ हो गए। और 10 लाख करोड़ में सड़क बनेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनेंगे, रेलवे बनेगी, 50 नए एयरपोर्ट बनेंगे, हवाई यातायात सुधरेगी,
बंदरगाह बनेंगे, बंदरगाह तक पहुंचने के लिए बाकी सारे फ्रेट कॉरिडोर्स बनेंगे। अब इसी से देश तरक्की करता है, इसी से रोजगार निर्माण होता है और इसी से हमारे देश में आज जो विदेशी निवेश नए नए कल कारखाने आते हैं तभी आते हैं ये देखकर कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। पॉइंट है सर। और इसलिए वो एक दूसरा इसमें मुद्दा है कि जो जिसकी बात मनीष जी ने की, ये जो फिस्कल डिसिप्लिन है, कोविड के समय में 9% तक डेफिसिट बजटिंग हुआ था, लेकिन अब हमने 5.9 पर लाया है और 5.2 पर जाने का 2 साल में लक्ष्य है। तो ये कर रहे हैं और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ साथ एक पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर करके ये प्रोडक्टिव कर रहा है। अब चूंकि मैंने वादा किया है कि यहाँ जो जनरेशन बैठी हुई है और जो इस वक्त यहाँ टीवी देख रहे हैं उनको बहुत आसान शब्दों में ये हमारा मोटो है। तो मनीष जी कह रहे हैं कि कब तक सरकार चक्का चलाने के लिए पैसा डालती रहेगी। वो ये कह रहे हैं कि निजी निवेश जो है जिसका वादा आपने 2019-20 में किया था वो ना आकर कैपेक्स में जो आप पैसा डाल रहे हैं वो फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है? पहले तो हर सरकार का काम है कि ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करें। ठीक है, ये तो सारे लोग वकालत कर रहे थे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करें, कि हर एक के हाथ में पैसे दे दो, ये था मांग। आज हम कैपिटल एक्सपेंडिचर से संपत्ति का निर्माण करके 1 रुपए का पूरा रोटेशन 3.5 रुपए का निर्माण करता है और जॉब्स भी ज्यादा निर्माण करता है। ये तरीका है लोगों के हाथ में पैसा देने का, और वो नहीं था। दूसरा, निजी निवेश, अभी लेटेस्ट आंकड़े 40% निजी निवेश इस साल बढ़ा है और एफडीआई भी लगातार बढ़ रहा है। तो रियल निवेश आ रहा है और यही हमारी सफलता है। मनीष, पूरी दुनिया इस बात को मान रही है, आप लोग मानने से क्यों इनकार कर रहे हैं? आईएमएफ से लेकर बाकी तमाम स्टडीज ये बता रही हैं कि हम बस दुनिया आर्थिक तंगी के मुहाने पर खड़ी है, हिंदुस्तान ब्राइट स्पॉट है, ये बिल्कुल ऐसा वाला। देखिए, अगर ये सही होता तो हमको मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं प्रकाश जावड़ेकर जी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था और हम दोनों 2004 से यही काम कर रहे हैं और मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि जो प्रकाश जी कह रहे थे शायद कुछ वर्ष पहले मैं कहता होता, क्योंकि जिस बात का ये वर्णन कर रहे थे वो असल में समाजवाद है। जिस बात की इन्होंने आलोचना की 1952 से लेकर 1991 तक, जब भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ हुआ करती थी कि सरकार क्यों पैसा खर्चती है, आप निजी सेक्टर को, क्षेत्र को प्रोत्साहन क्यों नहीं देते, क्या ये सरकार की जिम्मेवारी है कि सभी कुछ चलाना, सभी कुछ बनाना। तो ये काम तो हम करते होते थे 1952 से 91 तक, और 91 में जब आर्थिक उदारीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके बाद एक आम राय बनी, एक कंसेंसस बना कि जो स्टेट का रोल है वो स्टेट का रोल अर्थव्यवस्था में कम होना चाहिए। और उसके बाद 91 के बाद जितनी सरकारें आई, चाहे इनकी सरकार भी थी, प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की सरकार, सभी ने जो वो एक आम सहमति थी उस चीज को रिस्पेक्ट किया। आज की तारीख में जब प्रकाश जी ये कहते हैं कि इससे सड़क बनेगी, इससे पोर्ट्स बनेंगे, इससे अस्पताल बनेंगे, तो या तो इनको ये बात मान लेनी चाहिए कि इन्होंने जो इनकी आर्थिक फिलॉसफी थी उस आर्थिक फिलॉसफी को छोड़कर समाजवाद अपना लिया है। तो अगर इन्होंने समाजवाद अपना लिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें। लेकिन मैं दूसरी बात, एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए। मैं दूसरी बात ये आप समाजवाद के पक्ष में है कि नहीं है? इन केस अगर ये वो समाजवाद वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं तो आर यू इन फेवर और नॉट सर? तो पहले इनको ये जवाब देने दीजिए कि ये क्या समाजवादी हो गए हैं, और फिर मैं बता दूंगा कि मैं उसके पक्ष में हूं कि नहीं हूं। ठीक है, बात सीधी है कि समाजवाद के नाम पर सरकार होटल शुरू करे, लॉन्ड्री शुरू करे, बाकी बेकार की घड़ी बनाने का काम शुरू करे, वो गलत है।
रेलवे बनाना, सड़क बनाना, हवाई अड्डे बनाना, पोर्ट बनाना, वाटरवेज बनाना, ये देश की मूलभूत संरचना है। ये बनाना सरकार का ही काम होता है और धंधा चलाना सरकार का काम नहीं होता है। इन्होंने जिस तरह से एयर इंडिया को हर साल 50,000 रुपए सरकारी ट्रेजरी से देना पड़ता था, अब 0 रुपए हो गया क्योंकि वो निजी हो गया। सर देखिए, ऐसा है कि आप उदाहरण कोई भी दे सकते हैं। आप एयर इंडिया की बात कर लीजिए, आप आईटीडीसी की बात कर लीजिए, पर बुनियादी बात यह है कि इस सरकार की जो आर्थिक नीति है, उस आर्थिक नीति में पूरा 180 डिग्री का बदलाव आया है। आज ये आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि जब हम 70 और 80 के दशक में सेल्फ रिलायंस की बात किया करते थे तो ये उसके सबसे बड़े आलोचक हुआ करते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो सारा काम कांग्रेस किया करती थी, जो कांग्रेस की विचारधारा थी, जो कांग्रेस की आर्थिक नीति थी, चाहे वो सेल्फ रिलायंस हो, चाहे आपके सरकारी निवेश से, वो ये अपना रहे हो। इन्होंने पूरी तरह से उसको तो अपना फिर तो लिया। आपको ताली बजानी चाहिए ना। देखिए तो फिर ये गलत कैसे हो गया? चूंकि ये कर रहे हैं तो गलत नहीं। देखिए, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव 1991 में आया और उस बदलाव का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु ये था कि ज्यादा से ज्यादा जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में नीतियां ऐसी बनानी चाहिए जिससे कि निजी निवेश प्रोत्साहित होकर वो निजी निवेश उस अर्थव्यवस्था को चलाता है। और इन्होंने भी वो कोशिश की 2019-20 में, जब कॉरपोरेट इनकम टैक्स कम किया, 1,45,000 करोड़ रुपया कॉरपोरेट्स को कंसेशन दिए। हमने उस समय भी ये बात कही थी कि आप ये धनपशुओं को, ये पूंजीपतियों को इतने कंसेशंस मत दीजिए, इससे अर्थव्यवस्था नहीं चलने वाली। और हमारी बात प्रमाणित हुई, क्योंकि इतने कंसेशंस देने के बाद वो जो प्राइवेट सेक्टर है, वो निजी क्षेत्र है, वो निजी क्षेत्र सामने नहीं आया और आज इनको अर्थव्यवस्था सरकारी पैसे से चलानी पड़ रही है। मित्रों वाला जो बजट है, राहुल गांधी ने कहा था ना, ये मित्र काल का बजट है, अमृत काल का नहीं। ऐसा है, अमृत शब्द इतना तो डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन कुछ अपनी अपनी राय रखे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई, अमृत का मित्र कर दिया। ये ऐसा करके नहीं होता, क्योंकि अमृत काल ये एक सोच है और अमृत काल यानी देश को 2047 तक एक पूरा विकसित देश बनाना। 2014 में हमारे अर्थव्यवस्था का नंबर 10वां था विश्व में, आज 5वां हो गया। हमने ब्रिटेन को भी पछाड़ा, जिन्होंने हम पर 200 साल राज किया, उनको पीछे ढकेल के भारत अब उससे भी आगे गया और 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बनी। तो ये ताकत होती है। और मनीष जी को नहीं, आप क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या वजह है? दुनिया मान रही है, आप नहीं। आईएमएफ कह रहा है कि हिंदुस्तान जो है प्रोजेक्शन, ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.1%, आप ये बात नहीं मानते? देखिए, ऐसा है कि जब आप यहां से बाय रोड जयपुर जाएंगे तो आप जयपुर तो पहुंच ही जाएंगे, पर सवाल यह है कि जयपुर कितने घंटे में पहुंचेंगे। ये बात किया करते थे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। जब आप सुन लीजिए तो इनका एक ही बखान होता था कि हम हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024 तक बना देंगे। आज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की कोई बात ही नहीं सुनता है। जिस चीज का बखान आप 4 साल करते रहे, वो आज आपके एजेंडे पे ही नहीं है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, बनेगी 2027-28 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। पर सवाल ये है कि ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। मतलब अगर आप गाड़ी 40 की स्पीड पे चलाओगे तो आप 8 घंटे में जयपुर पहुंचोगे। अगर आप गाड़ी 100 की स्पीड पे चलाओगे तो 3.5 घंटे में पहुंचोगे। तो ये कहना कि 10 साल बाद हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। के हाईवे पर तो ले गए सर, लेकिन आईएमएफ वाले हाईवे पर मुझे क्यों नहीं ले जा रहे? आईएमएफ का हाईवे जो कहता है, जो सर्वे कहता है, वो 6.1, इंडिया सबसे ऊपर है सर। अगर आपको उसका जवाब चाहिए, मैं आपको सीधा सीधा जवाब देता हूं। 2004 से लेकर 2014 तक आर्थिक महामंदी के बावजूद आपके और भयानक आर्थिक महामंदी आई,
उसके बावजूद और आपके यूरो जोन क्राइसिस के बावजूद जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो लगभग ऑलमोस्ट 8% साल पर साल बढ़ती रही। आज जो भारत की अर्थव्यवस्था है अगर वो 6% पे बढ़ रही है तो इसमें कौन सी कोई आपने बहुत बड़ा मार्का मान पर लिया। उसको कंपैरिजन में दूसरे मुल्कों से रखना पड़ेगा ना सर। मैं कंपैरिजन आपको बता रहा जब हूं पूरी दुनिया कि गर्त में है, हिंदुस्तान, मैंने फिर कहा ना सर, वो शाइनिंग स्पॉट की तरह दिख रहा है। एंड ये मेरा कहा नहीं है सर, आप जानते हैं आईएमएफ का मैं आंकड़ा दे रही हूं। आईएमएफ क्या अपना खुदा हो गया है कि आईएमएफ जो कहता है वो गॉस्पेल है। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि पिछले इतने वर्ष में इतना बड़ा कोई इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ, उसके बावजूद जब कोरोना नहीं कोविड पैंडेमिक और 2014 से लेकर कच्चे तेल की कीमत क्या रही है। कच्चे तेल की कीमत जब तक रूस यूक्रेन वॉर नहीं शुरू हुआ तब तक कच्चे तेल की कीमत 35 से लेकर $50 में रही है। तो उसके बावजूद अगर 6% पे अर्थव्यवस्था बढ़ी है तो पेशे से बहुत शानदार वकील भी नहीं, है। आप समझे नहीं, और वो ये कह रहे हैं मानने से न मानने से जयपुर पहुंचा रहे हैं। वही मैं बता रहा हूं कि इनके किसी से मानने से या न मानने से सूरज निकलना बंद नहीं होता, रुकता नहीं। सूरज निकलता ही है, कमल खिलता ही है और यही प्रकृति का नियम है। हमें एक समझना सूरज चाहिए। निकलता है तो सूरजमुखी खिलता है, आपने कमल क्यों खिलाया? अरे अब ये कहते हैं सब लोग, और अपना कमल राष्ट्रीय पुष्प है। वो बीजेपी का केवल चुनाव चिन्ह नहीं है, ये भारत का इनके समय से राष्ट्रीय पुष्प है। तो ये इसलिए मैंने कहा, ये तो मान गई सर, सूरज निकला और भारत निकला। तो कमल से सीधा अच्छा मैं तो आपके बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गई ना सर। नहीं ना, आपने राष्ट्रीय फूल बताया। आप भूल गई थी कि ये आजादी के बाद जो राष्ट्रीय पुष्प तय हुआ वो कमल का था। अब वही हमारा चुनाव चिन्ह है, वो हमारा दोष नहीं है सर। अब राष्ट्रीय फूल खिल रहा है तो आपको आपत्ति किस बात की है? सूरज उगेगा ही उगेगा, आप माने कि ना माने। देखिए ऐसा है, इस देश में जो बुनियादी चैलेंजेस हैं, ये बजट उन बुनियादी चैलेंजेस को एड्रेस नहीं करता। सबसे पहला, आज इस देश में जो बेरोजगारी दर है वो बेरोजगारी दर आसमान छू रहा है। दूसरी बात ये है कि आप बात करते हैं आपने उज्ज्वला के इतने सिलेंडर बांट दिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आप किफ़ायती दामों के ऊपर कच्चा तेल और गैस खरीद रहे हैं तो एलपीजी का सिलेंडर 1000 रुपए से ज्यादा क्यों बिक रहा है? पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा क्यों है? हाँ। और इसलिए जो बिल्कुल बुनियादी लोगों की जरूरतें हैं, हाँ। उन बुनियादी जरूरतों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके आप कोई काल्पनिक विकल्प बनाकर लोगों को बहका नहीं सकते हैं। मनीष जी ये कह रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई। मैं बताता हूं, हाँ, इनका जवाब दीजिए सर। नहीं, केवल जवाब नहीं, मैं दो चीजें बजट की ध्यान में लाना भी चाहता हूं। इस बार नया एक कार्यक्रम बनाया है विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा ये कोई कास्ट वाला प्रोग्राम नहीं है, ये हस्त कारीगर जो है, जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, जो कारीगर कहलाते हैं, ऐसे सभी करोड़ों लोगों के लिए प्रोत्साहन की एक बहुत बड़ी स्कीम इसमें उसका केवल उल्लेख किया है। और बहुत बड़ी स्कीम जल्दी ही घोषित होगी जिससे उनके रोजगार में, उनके पूरे प्रोडक्शन में बहुत सुधार और बढ़त होगी। एक बड़ा कार्यक्रम है स्किल 4.0। ये एक जो कार्यक्रम है, ये स्किल से नए प्रकार के स्किल जिसकी दुनिया में आज जरूरत है, उस स्किल को, ये एक अच्छा वाक्य कल अर्थमंत्री वित्त मंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया एंड फॉर इंडिया। तो ये जो नए क्षेत्र खुल रहे हैं उसका स्किलिंग करके उससे जॉब मिलता है। तीसरा, आज जैसे 15 लाख से 20 लाख हर महीने बढ़ रहे हैं, यानी 1 करोड़ 80 लाख 2 करोड़ लोगों को रोजगार, ईपीएफओ की संख्या बढ़ रही है, नेट जो गए और जो नए आए हैं, उसका जो डिफरेंस आप बता रहे हैं वो 15 लाख के आसपास है। हाँ। दूसरा सबसे बड़ा है कि एक ई श्रम पोर्टल हमने निकाला कि आप कौन सा काम कर रहे हो और
ये उसका स्टैटिस्टिक्स आ गया, खुद लोगों ने आपने लिखा, 28 करोड़ लोगों ने लिखा कि हम काम करते हैं, काम करके मेहनत करके जीवन का यापन करते हैं, और वो ईपीएफओ वाले नहीं है। तो सर ये अलग अलग आंकड़ों के जरिए आपको जो देना पड़ता है, एक बार में आप ये आंकड़ा पूरे देश के सामने क्यों नहीं रख देते हैं कि आज इतना देश रोजगार में अब तक बेरोजगारी आपने का, दिया है? मैं बता रहा हूं, बेरोजगारी का आंकड़ा जो 12% कांग्रेस के जमाने में होता था, वो आज 4% तक कम आया है, ये आंकड़ा है। ओके मनीष जी, मेरे पास वक्त की कमी है, 10 सेकंड में अगर आप फाइंड अप। देखिए, प्रकाश जावड़ेकर जी ने इतना बड़ा स्पष्टीकरण दिया, पर बुनियादी बात यह है कि बेरोजगारी दर आसमान छू रहा है। आज लोग, आप कहीं चले जाओ, त्राही त्राही कर रहे हैं, उनके पास काम नहीं है। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए में बिक रहा है और पेट्रोल 100 रुपए में बिक रहा है, जब तक ये किफायती दाम के ऊपर कच्चा तेल खरीद रहे हैं। लोग, जो आम लोग हैं, वो इनकी महंगाई और इनकी क्रिएट की हुई महंगाई के कारण इनकी कमर 24 की आहट है, और इस बीच जो है 9 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, तो जनता ये क्लैरिफाई कर देगी कि ये बजट जो है दोनों की तरफ से जैसा पेश किया जा रहा है, उनमें से किसे पसंद किया जाता है, क्योंकि राज्यों में जो चुनाव है उसकी जीत तय करती है कि सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले सेशन के लिए हम तैयार हैं, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।